क्या हुआ? बैठो दीप खराब बैठ गए। जाने दो उधर गर्ल्स, जाने दो इनको। इधर जाओ मैं थोड़ी सी, इधर से जाओ तुम। हाँ बिठाओ इनको। उधर आएंगे क्या कोई? उधर आ रहे हैं कोई? इधर से जाओ बेटा थोड़ी सी। इसको तो बंद करवा दूंगा मैं। इधर से और किसी जाओ बेटा हो। बंद करो इसको, मैं बंद करो। तुम्हारे वजह से असर नहीं होगा इसका कुछ इतनी दूर तक। गर्मी आती है? नहीं आएगी गर्मी, टेंशन नहीं है। सर्दियाँ आ गई, गर्मी नहीं आएगी। सर ये ऐसी बंद करवा देना है। बंद ही है ना? बंद ही है पहले से। चालू कर दो यूं। हाँ मैं ऑनलाइन वालों को नमस्कार, राम राम। वॉइस ऑन करो सर। वॉइस ऑन नहीं है बेटा, आ रही है आवाज, एक बार चेक करो अपने जी फोन वगैरह को चेक करो। सर आवाज में श्रिंक आ रहा है। अब देखो मेरी तरफ से तो क्लियर है, साफ नहीं आ रही है। ऑनलाइन वाले बताओ दी कि आवाज सी आ रही है कि नहीं आ रही है? दो दी को मुझे क्या पढ़ा दिया। अच्छा गेसों का संगठन चल रहा था। अच्छा सतह मर्दा अवमर्दा। ठीक है सर। चल अब देखो जो बेटे उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए, इधर उधर हलचल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पढ़ाई की बातचीत कर लेते हैं। कल अपनी क्लास हो नहीं पाई थी, परसों संडे था। जो अपनी पिछली क्लास हुई थी वो सैटरडे को हुई थी। किसकी हुई थी? सैटरडे को। देखो शायद मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा मनुष्य को जानवरों से भगवान ने अच्छा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन फिर भी मनुष्य हैं बनने के बाद में भी जानवर बनने की ज्यादा इच्छा रखते हैं। देखो मैंने कहा था गाय भैंस के अंदर बेचारों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक बार आमाशय में चल जाता है ना, तो फिर उनको चबाने के लिए वापस मुंह में लाना पड़ता है, बार बार जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर आप कुछ खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ 2 4 5 मिनट से कुछ खा भी नहीं रहे, फिर भी इनके मुंह ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो कुल मिला के उनको जुगाली क्लास के अंदर नहीं करनी है। ऐसे खाना बहुत सी बात है, भूख लगी है कुछ खा रहे हैं बहुत सी बात है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको भूख लगी है तो मुझे ऐसे लगता है कि सरस्वती माँ वो खुद दुखी हो जाएगी बेचारी, कि बेचारे बच्चे भूखे बैठे हैं और इनको जबरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेट भरना एक अलग चीज होती है और एक जबरदस्ती जुगाली करना, जबरदस्ती अपने जबड़ों को हिलाना गलत बात है कि नहीं है? हाँ, इसको थोड़ा सा अपने क्या कर लेना है, कंट्रोल कर लेने हैं। और एक दिन मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो पुराने समय के अंदर क्या होता था कि ऐसे अपनी तरफ पढ़ाई डायर नहीं होती थी। मतलब अगर किसी को कुछ पसंद आ गया ना तो तलवार लेके जाते, या तो अगला भाग जाता या अगले क्या कर देते, काट देते, उड़ा देते। मतलब जैसे मान लो आप रोहिली में आए, रोहिला आपको पसंद आ गई तो आप आते हैं यहाँ के स्टाफ के पास, या तो स्टाफ भाग जाता है यहाँ से और या फिर स्टाफ को क्या कर देते, काट देते। और रोलिंग शीट किसका हो जाता, आप लोग। ऐसा होता था ना पुराने समय के अंदर। आप युद्ध वगैरह सर पढ़ाएंगे, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब, तो हिस्ट्री के अंदर की इस राजा ने इस पर आक्रमण कर लिया, फिर ये पूरी जगह इस तरीके से होगी। पुराने समय अभी अपन कहते हैं प्लॉट मेरा है, जमीन मेरी है। पुराने समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पुराने समय में जो भी है ये केवल और केवल राजा के हुआ करते थे। किसके हुआ करते थे? राजा के हुआ करते थे। कुल मिला के अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ये कह सकते हैं, अगर जैसे उदयपुर के किले पे किसी का आक्रमण कर लिया तो पूरा उदयपुर, पूरे मकान वगैरह उस राजा के हो जाते थे। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था। और बदले के अंदर अपन जमीन बोते या घर में रहते तो कर के रूप में, टैक्स के रूप में कुछ पैसे अपन को राजाओं को देने पड़ते थे। ऐसा होता था पुराने समय के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ 1951 के अंदर रूल बनाया गया कि भाई अगर कोई जमीन है उसके ऊपर वो रह रहा है तो वो जमीन उसी के नाम की जाती है, उसके ऊपर किसी का दूसरे का अधिकार
नहीं, ये 1951 के अंदर स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जमीन वगैरह, घर वगैरह अपने कुछ भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये कह सकते हैं, उस समय पढ़ते भी नहीं होंगे आप लोग, जब स्कूल मैनेजमेंट तो नहीं पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट चलता है ना स्कूल मैनेजमेंट वाला सब, टीचरों को किसी टीचर का पेपर देंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ग्रेड, तो उसमें पढ़ेंगे। 2-4 स्कूल हुआ करती थी अपने उदयपुर के अंदर, भोपाल नोबल स्कूल हुआ करती थी, जयपुर के अंदर महाराजा महारानी स्कूल हुआ करती थी, ठीक है। और एक आपके अजमेर में सेंट जोफिया स्कूल है, वो 2-4 स्कूल हुआ करती, बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में, जिनमें राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ा करते थे। मेरा पुराने समय में से कहा जाता था कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें तो आंख ही दिखाई दे रही है, तो कहने वो वाली पढ़ाई होती थी। गुरुजी को खाना बना के खिलाते, खुद भी खा लेते और खुद भी ये कह सकते हैं गुरुजी को भी खिलाते। पुराने समय में ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी, जंगलों के अंदर आराम से रहते, नो टेंशन, न कोई परीक्षा देने की टेंशन, न कोई होमवर्क करने की टेंशन, न ड्रेस पहन के आने की टेंशन, न नहाने की टेंशन, जैसे भी रह रहे हैं बस मजे से रहो। फिर पता नहीं किसका ये आइडिया आया और ये धीरे धीरे से करते करते आज जिस सिचुएशन पे इसके ऊपर है। और मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में इस तरीके की पढ़ाई आगे भी चलेगी, मतलब आगे घर पे रहेंगे, पढ़ने की इच्छा तो पढ़ लो मोबाइल से, नहीं पढ़ने की इच्छा तो मत पढ़ो, ऐसा आने वाले समय में हो जाएगा, मतलब 10-15 साल के अंदर। अब आप तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से 12th वगैरह में आते हैं, उनके घर वाले कहते हैं कि पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो। कभी 1 महीने से आते हैं इस कोचिंग के अंदर कि सर वो फाइल आपको चाहिए थी ना 12th वालों की, ये फाइल जमा कर लो, हम आज है। कितने दिन कहाँ थे कि सर घर थे, कि घर पे कॉल नहीं करा कोचिंग वालों ने, कि कॉल तो करा था घर वालों ने, बेटा पढ़ने की इच्छा पढ़ ले, नहीं पढ़ने की इच्छा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के ये कर दो, और आजकल तो ऐसा भी आपके दिमाग में भी होगा, कल को टाबर होंगे, ऐसा नहीं तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बेटा ठीक है पढ़ना तो पढ़ लेना, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मजे कर लेना आराम से। अरे सही बात है कि नहीं है। तो ये कह सकते पुराने समय के अंदर आपको मान लो युद्ध करने, मान लो यही प्रोसेस अभी भी चलती और आपको युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता, क्या करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। आप तलवार ले जाते या फिर बंदूक ले जाते, और वहां मतलब जैसे युद्ध स्टार्ट होते ही वो तलवार हाथ में ले लेते, बंदूक हाथ में लेते और बैठ के उस तलवार के से बटके बनने लग जाते। तो बताओ जो युद्ध है वो जीत जाते क्या? कोई ना कोई गर्दन उड़ा देता कि नहीं उड़ा देता, ठीक है। तो ये कह सकते हैं उस समय तलवार है वो हथियार हुआ करता था। आज के समय में जब एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? पेन है, ये कलम ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंटों को ये रास नहीं आता, ये पेन इस तरीके से इसका के इसको बढ़ते बढ़ते ऐसी शेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इसको। बेचारे पेन ने क्या बिगाड़ा होगा, मतलब जबरदस्ती भटके भर रहे हैं। मतलब अब कौन कौन भर रहा है उनकी तरफ मैं देखूंगा नहीं, लेकिन जिनको पता है कि कौन कौन भी पेन खा रहे थे, किन किन के लिए मैं कह रहा हूँ, ये चीज आप लोगों को खास करके क्या रख लेनी है, ध्यान रखनी है कि ये अपना हथियार है क्या भाई। और हथियार के कोई बटके भरे जाते हैं क्या? नहीं भरे जाते। बाई चांस भर भी लिए तो बताओ कभी युद्ध जीता जाएगा क्या? नहीं जीता जाएगा। इसलिए अपने हथियार को थोड़े से मुंह से क्या रखना है, दूरी रखना है, खाना ही नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी नहीं सर बटबटी उठ रही है दांतों के अंदर, मुझे कुछ खाना है, तो थोड़े से जेब में डाल के क्या लाया करो, बाटे, क्या लाया करो, बाटे लाया करो, ताकि आपके दांतों को भी लगे कि हाँ मैं कुछ खा रहा हूँ, और बाटों को भी लगे कि मुझे आज को शेर मिला है खाने वाला। सही बात है कि नहीं है? तो पेन के बटके नहीं बढ़ने, क्लास में जुगाली नहीं करते, ये अच्छी आदत नहीं है। मतलब एक आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके व्यवहार के अंदर वो झलकना चाहिए, मतलब है ना। वैसे तो बैठे रहने में आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी मेरे ख्याल से। सही बात है कि नहीं है? टांगड़े दर्द करते होंगे ना बहुत ज्यादा? अरे करते कि नहीं करते? करते हैं ना। हाँ। अब देखो अपन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर पढ़ा दो, सर काल मेरे दोस्त के पेन मारा, उसकी टांग टूट गई। बेटा गलत जगह मारा होगा, मतलब टांगड़े थोड़ी टूटते हैं, तो दूसरी टांगड़ी टूट गई होगी ना। छोटी वाली टांग कौन सी होती है? अब देखो, एक होती है सतह मर्दा और एक कौन सी होती है? पहले तो वो स्टूडेंट हाथ खड़े करेंगे जो नए स्टूडेंट है, जो आज मेरी क्लास पहली बार लेंगे WBS के अंदर। 4-5 स्टूडेंट, 8-10 स्टूडेंट ऐसे जो क्लास के अंदर पहली बार आए हैं, मतलब है ना, कहने का मेरी क्लास पहली बार लेंगे। अब देखो लगभग अपने को कितने दिन हो गए बताओ?
बुढ़ापा आ गया, देख बाल उठ गए तेरे। मुझे तो टेंशन हो रही है कि बिहार वाली भी जबरदस्ती ले आएगा तो भाग जाएगी कि रुकेगी, मतलब। अरे आज पहली बार ये है, आज की थोड़ी करा, मतलब मेरी क्लास के लिए कराओ भाई, मेरी क्लास पहले जिसने नहीं ली वो हाथ खड़े करो, या फिर हाथ खड़ा करने का ज्यादा शौक है। अरे किसी किसी को शौक ही होता है ना, कोई सी बात तो सीधे खड़े कर लो बस, है ना। थोड़ा ध्यान रखा, थोड़ा सा ऐसे क्या करता है तो सिंसियर था, पहले क्लास में ज्यादा बोलता था, आजकल बोलता तो नहीं है लेकिन खड़ा कर लेता है हाथ सीधा सीधा। विपुल जी आज यहाँ कैसे आके बैठ गए, पीछे वालों ने देखा निकाल दी। तेरे को बड़ी टेंशन है, मतलब सर बाहर निकाल दो, मन निकालो। अपना मन लग रहा है कि नहीं लग रहा पढ़ाई में, खूब लग रहा है मन। चल देखो, नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट को बता दो, नया है ना पहली बार, देखो मैं आपको सॉल्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, उसमें 3-4 पेज आपको पढ़ा दिए, आसपास के जो भी दोस्त हैं उनसे कॉपी ले लेना है और आपको 2-3 पेज लिख लेने। ये जो बैकअप क्लास चलेगी तो मैं आपको वापस पढ़ा दूंगा, उसमें आप क्लास से बैठ जाना, भाई 2-3 पेज आप देख लेना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, इंस्टीट्यूट पापा वगैरह कुछ रट्टे मारने वाली चीजें पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट वाला को 1-2 टॉपिक पढ़ा है, बाकी को और पढ़ लेंगे, आराम समझ में आ जाएगा, दोस्त बना लीजिएगा और आसपास पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अपन ने देखा था कि खेत की जो ऊपरी 15 सेंटीमीटर की मृदा है इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, सतह मृदा के नाम से, और 15 सेंटीमीटर से नीचे की मृदा को क्या कहते हैं, अवमृदा के नाम जानते हैं। यहाँ तक अपन लोग बातचीत कर चुके थे। हमने देखा था कि अपन जब खाद वगैरह डालते हैं तो कौन सी मिट्टी में डालते हैं, सतह मृदा में। तो खाद कौन सी मृदा में ज्यादा होती है, सतह मृदा में। अवमृदा में खाद की मात्रा कम होती है। आगे हमने देखा जो खाद ज्यादा है सूक्ष्म जीव भी क्या होंगे, ज्यादा। अवमृदा में सूक्ष्म जीव क्या होंगे, कम होंगे। इसके साथ ही अपन देखा खाद का रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। कैसा होता है, ये खाद का रंग काला है, क्यों होता है ये अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करें इतना आप जानते हैं खाद काले रंग की है। खाद ज्यादा होगी तो मिट्टी भी कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो सतह मृदा में खाद ज्यादा, तो सतह मृदा का रंग कैसा होगा, काला, मतलब गहरा रंग हो जाएगा। अवमृदा का रंग खाद कम होने के कारण कैसा हो जाएगा, हल्का रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का रंग। शायद मैंने आपको फोटो वगैरह भी दिखाई दी। इसके बाद में अगर दोस्तों आगे अपन इसके बारे में अगर अपन और बातचीत करें सतह मृदा और अवमृदा के बारे में, तो होता है क्या दोस्तों, नॉर्मली अगर अपन देखें, जैसे कि अपने पास ये क्या है, पौधे की जड़ें, कौन सी किसकी जड़ें, पौधे की। इसके अलावा मिट्टी के अंदर बताओ क्या पाए जाते हैं, आबूड़े। क्या पाए जाते हैं, आबूड़े। बताओ ऊपरी मृदा में भी पाए जाएंगे आबूड़े, और कहाँ पाए जाएंगे, नीचे की मृदा में पाए जाएंगे। जब ये सूक्ष्म जीव है और पौधे श्वसन करेंगे तो कौन सी गैस को ग्रहण करेंगे, बताओ, ऑक्सीजन को। और ये छोड़ेंगे कौन सी गैस को, बताओ, CO2 गैस को। किसको छोड़ेंगे, CO2 गैस को छोड़ेंगे। अब दोस्तों अगर अपन बातचीत करें तो आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में भी ऑक्सीजन है, CO2 है, और वही ऑक्सीजन CO2 किसके अंदर आ जाएगी, मिट्टी के अंदर आ जाएगी। अब होता है क्या है कि ये जो सूक्ष्म जीव है और जड़ें कौन सी गैस को ग्रहण करेगी, ऑक्सीजन को। तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी गैस होती है वो अधिक सांद्रता से कहा जाती है, कम सांद्रता की ओर। यानी ऑक्सीजन है वो वायुमंडल से कहां लग जाएगी, मृदा के अंदर आने लग जाएगी। कहां लग जाएगी, मृदा के अंदर। अब देखो एक तो सतह मृदा में ऑक्सीजन देखें और एक किसके अंदर देखें, अवमृदा में। तो जैसे ऑक्सीजन कम हुई, अब देखो ये आपकी वायुमंडल से ऑक्सीजन कहां जाएगी, सतह मृदा में। लेकिन अवमृदा में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ तो अपन सतह मृदा में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं, जिसके कारण कण बिखर जाते हैं, मिट्टी बुरबुरी हो जाती है भूपरिष्करण के कारण। लेकिन ये नीचे की मिट्टी है उसमें हल चलाते हैं क्या, भूपरिष्करण करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन बताओ भारी मशीनें चलाते हैं कि नहीं चलाते अपन लोग। तो ये बताओ ये कण पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अगर पास पास आ जाएंगे तो रंध्र अवकाश क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मिट्टी कठोर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो यहाँ पे गैसों का आवागमन क्या होता है, कम। क्या होता है, गैसों का आवागमन कम। जैसे मैं सामान्यतः आपको शायद पहले ही बताया होगा, जैसे ये अपने पास 2 टंकी है गैस की, एक ए वाली और एक बी वाली। इस एलपीजी टंकी की ये जो गैस है फर्स्ट वाले की, इसकी नली को सतह मृदा में, जबकि बी वाली है इसकी जो पाइप है उसको किसमें दबा दिया आपने, अवमृदा में। दोनों टंकियों को एक साथ ओपन करें तो पहले टंकी कौन सी खाली होगी, ए वाली, उसके बाद में कौन सी होगी, क्यों होगी, क्योंकि अवमृदा में गैसों का आवागमन धीरे धीरे होता है। क्या होता है, धीरे धीरे। सतह मृदा में आवागमन क्या होगा, जल्दी होगा। तो यहाँ जैसी ऑक्सीजन खत्म हुई, आपके वायुमंडल से ऑक्सीजन किसमें आ जाएगी, मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। यहाँ तक आएगी तब तक पौधे खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे, तो खा जाएंगे। तो यहाँ कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
तो बताओ सतह मर्दा में ऑक्सीजन ज्यादा है कि अवमर्दा में ज्यादा है? सतह मर्दा में ज्यादा ऑक्सीजन, अवमर्दा में ऑक्सीजन क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। वहीं अगर CO2 की बात करें, सतह मर्दा के अंदर भी CO2 बन रही है, अवमर्दा में भी क्या बन रही है? CO2। अब यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, छोड़ रहे, तो बताओ मर्दा में CO2 ज्यादा होगी कि वायुमंडल में? मर्दा में ज्यादा होगी। मर्दा में ज्यादा होगी तो CO2 आपके मर्दा से कहां जाएगी? वायुमंडल में। सतह मर्दा से वायुमंडल में जल्दी जाएगी कि अवमर्दा से जाएगी? सतह मर्दा में। तो जैसे CO2 बनी, बनते सीधी कहां से जाएगी? वायुमंडल में। लेकिन ये बताओ अवमर्दा वाली जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। जाएगी तो टाइम क्या लग जाएगा? ज्यादा लग जाएगा। इसका मतलब CO2 सतह मर्दा में ज्यादा होगी कि अवमर्दा में ज्यादा होगी? अवमर्दा में ज्यादा होगी। कहां ज्यादा होगी? अवमर्दा में ज्यादा होगी। सतह मर्दा में कम होगी, क्योंकि अवमर्दा की तुलना में सतह मर्दा में जो भी CO2 बनेगी वो कहां से जाएगी? वायुमंडल में। इसका मतलब जैसे जैसे मिट्टी में नीचे जाएंगे ऑक्सीजन तो क्या होगी? कम होगी, और CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आपको पूछा था कौन सी मर्दा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है? सतह मर्दा में, जबकि CO2 किसमें ज्यादा होती है? अवमर्दा के अंदर होती है। अब अगर सामान्यतः अगर दोस्तों अगर अपन लोग बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम, और साथ ही CO2 है यहाँ पे क्या है? कम, और अवमर्दा में CO2 क्या है? ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि सतह मर्दा में ऑक्सीजन अगर ज्यादा है, कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ ये ऑक्सीजन ज्यादा है तो किसी पदार्थ के साथ जुड़ सकती है कि नहीं जुड़ सकती? जुड़ सकती है ना। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? इसका मतलब सतह मर्दा में ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। कौन सी होगी? ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी। सतह मर्दा में ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने के कारण इसको ऑक्सीकृत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऑक्सीकृत क्षेत्र के नाम से। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको अपन क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइज जोन। कौन सा जोन कह देंगे? ऑक्सीडाइज जोन। बताओ याद रह जाएगा कि अवमर्दा में बताओ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है तो भी बहुत ज्यादा कम है। अगर कम है तो बताओ किसी पदार्थ को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन जुड़ पाएगी क्या उसके साथ? नहीं जुड़ पाएगी। कहने का मतलब आपके खुद के खाने के लाले पड़ रहे तो दोस्त को खाना खिला पाओगे क्या? नहीं खिला पाएंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन किसी के साथ नहीं जुड़ेगी। अब देखो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन मिट्टी के कण उपस्थित है कि नहीं है? अब होगा क्या आगे? जैसे कभी आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, आवर्त सारणी में 118 तत्व है। कौन कितने? 118 तत्व आपने कभी याद करे होंगे 10-20 के नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अगर इन तत्वों की अगर अपन बात करें तो इस पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन पाया जाता है? पूरी की पूरी पृथ्वी में बाटे पाए जाते हैं, चट्टाने पाई जाती है, और चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन सा आपके तत्व होता है? ऑक्सीजन। पूरी पृथ्वी के अंदर 117 तत्व एक तरफ और अकेला ऑक्सीजन है, अकेला। तो पृथ्वी के ऊपर कौन से पोषक यानी कौन से तत्व का राज है? ऑक्सीजन। फिर भी देखो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, जब सेकंड कोरोना का लॉकडाउन हुआ उस समय ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए थे। मर गए थे कि नहीं मर गए थे? क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन 47% होता है। कितना होता है? 47% होता है। आगे अपन जब पढ़ेंगे इन बातों के सूत्र पढ़ेंगे, पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे, तो अपन इस तरीके से देखेंगे, इनके सूत्र देखेंगे, और अपन देखेंगे तब अपन को पता लगेगा कि दोस्तों अपनी इस पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा कौन उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। कौन उपस्थित है भाई? ऑक्सीजन उपस्थित है। और ये कह सकते हैं, देखो कोई सा भी अगर अपन पत्थर का सूत्र देखें तो सभी पत्रों में देखो इसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा। इन पत्थरों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ये कह सकते हैं कोई सा भी पत्थर हो, मिट्टी, कोई सा भी मिट्टी का कण हो, सभी में क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। अब मिट्टी में ऑक्सीजन क्या है? इस आपके रंध्रों के बीच में जो वायु है, वायु में ऑक्सीजन नहीं है। तो बताओ इन बाटों से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? ये मिट्टी में हाबुड़े भीख मांगेंगे। क्या मांगेंगे? कि भीख मांगेंगे, भाई साहब हमें ऑक्सीजन दे दो, अगर नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये देखो इनके पास भी ऑक्सीजन ज्यादा है, घमंड होता है। ये किस तरीके से देंगे आगे मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। फिलहाल इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन है नहीं तो जुड़ेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं तो बाहर जरूर निकल सकती है। और बाहर निकलने को किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम जानते हैं? किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाएगा। तो कुल मिला के इसमें ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीकरण तो होगा नहीं, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और इसमें अपचयन होने के कारण इसको अपचित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? अपचित क्षेत्र। और अपचयन को रिडक्शन करते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन कहने के कारण इसको कौन से जोन के नाम से जानते हैं? रिड्यूस जोन। कौन से जोन के नाम से? रिड्यूस जोन। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि सतह मर्दा को किसके नाम से? ऑक्सीडाइज जोन। और अवमर्दा को किसके नाम जानते हैं? रिड्यूस जोन। ये शब्द अपन आगे बार बार यूज करेंगे तो आपको इतने याद रखना है 15 सेंटीमीटर की मर्दा आपके ऑक्सीकरण क्षेत्र और नीचे की मर्दा क्या कहलाएगी?
अपक्षी क्षेत्र। सभी फसलों के अंदर उर्वरक है योग शिखर क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन धान की फसल में किसमें देते हैं? अपक्षी क्षेत्र में। किसमें देते हैं? अपक्षी क्षेत्र में, ताकि नाइट्रोजन का नुकसान है नहीं हो। नाइट्रोजन के नुकसान को रोकने के लिए किसमें, कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? अपक्षी क्षेत्र। तो आगे अपक्षी क्षेत्र नाम लूंगा तो याद आ जाएगा क्या दिमाग में कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं? कहने का अपक्षित मतलब उसमें ऑक्सीजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो कुल मिला कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसको हमेशा अपक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कई बार खेत में पानी बढ़ जाता है तो सतह मृदा में भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? खत्म। तो उसको भी क्या कर देंगे अपन लोग? अपक्षित कर देंगे। वो अपन आगे आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मैं बताता रहूंगा। तो कुल मिला के अपक्षित क्षेत्र और ऑक्सीकृत क्षेत्र के बारे में जानकारी वो अपन लोग ले चुके हैं। तो यहाँ तक अपन लोग बातचीत कर चुके हैं जो अपने आगे बार बार क्या आने वाला है, काम में आने वाला है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बात करूं तो मैं आपको पूछूं कि बताओ सतह मृदा है उसमें पोषक तत्व ज्यादा होंगे कि अवमृदा में ज्यादा होंगे? सतह मृदा, खाद उर्वरक सतह मृदा में। तो ये ऐसे पॉइंट लिखवाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। मैं आपको कहूं ज्यादा टूटे हुए कण सतह मृदा में कि अवमृदा में है? सतह मृदा। बार बार हल चलाएंगे, बार बार अपन चलेंगे तो सतह मृदा में छोटे कण होते हैं, जबकि अवमृदा में मिट्टी के कण थोड़े से क्या होते हैं? बड़ी साइज के होते हैं। और टूटने को कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? तो सतह मृदा पूर्ण अपक्षित है, अवमृदा ये कहते हैं आंशिक अपक्षित मृदा होती है। आगे पढ़ेंगे वैसे बातचीत कर लेंगे इनके बारे में, अपन को ज्यादा देखना नहीं, अपक्षय पढ़ेंगे डिटेल से बातचीत कर लेंगे। अब ये सतह मृदा और अवमृदा तो पढ़ लिए अपने, लेकिन अपने एक शब्द और काम में आता है जिसको अपन फ्रोसलाइज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फ्रोसलाइज के नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो हिंदी के अंदर इसको पढ़ाता है फ्यूरोसलाइज। क्या पढ़ते हैं? फ्यूरोसलाइज के नाम से पढ़ते हैं। इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसको अगर प्योर हिंदी में पढ़े अपन तो प्योर हिंदी में इसको कहते हैं मृदा खांच। किसके नाम जानते हैं? मृदा खांच के नाम से जानते हैं। तो उनको कई बार ये शब्द अपन को यूज क्या मिल जाएगा कि मृदा खांच या फ्यूरोसलाइज किसको कहा जाता है, किसको कहेंगे? देखो फ्रो का मतलब क्या होता है, कई बार अपन देखा होगा खेत में हल चलाते हैं तो इस तरीके की आकृति बन जाती है, खेत में बन जाते ही नहीं बन जाते? तो ये कर सकते हैं जहां तक हल जाता है तो इस तरीके से क्या बन जाएंगे? गड्ढे बन जाते हैं। इन्हीं को अपन किसके नाम जानते हैं? फ्रोसलाइज के नाम जानते हैं। भू पृष्ठकरण कितने सेंटीमीटर की मृदा में करते हैं? 15 सेंटीमीटर। तो खेत की जो ऊपरी 15 सेंटीमीटर की मृदा है इसी को अपन फ्रोसलाइज के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फ्रोसलाइज। यानी फ्रोस जो वर्ड है ये अपन ने हल से ले लिया गया है और स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। आपने मैंगो स्लाइस देखी कि नहीं देखी? अरे पी कि नहीं पी कभी आपने? मैंगो स्लाइस के ऊपर एक कैटरीना कैफ की फोटो आती है, देखिएगा। उसने एक आम का क्या ले रखा? छोटा स्लाइस ले रखा, टुकड़ा ले रखा है। क्या ले रखा है? टुकड़ा ले रखा है। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मैंगो का टुकड़ा, इसलिए मैंगो स्लाइस पड़ गया। तो इसी तरह फ्रो स्लाइस का मतलब खेत की ऊपरी 15 सेंटीमीटर। कौन सी मृदा? खेत की ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? आपके फ्रोसलाइस के नाम जानते हैं। तो कहने का मतलब ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा को फ्रोसलाइस भी कहते हैं। ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा को सतह मृदा के नाम जानते हैं और ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा को ऑक्सीकृत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीनों शब्द एक ही है, अलग अलग क्रियाविधि के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? अलग अलग रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पूछ जाएगा, खेती योग्य मृदा की गहराई कितने सेंटीमीटर होती है? कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। याद रह जाएगा क्या? अब देखो 15 से अगर कम है तो कई बार आपको सर भू पृष्ठकरण पढ़ाएंगे तो सेलो प्लॉगिंग पढ़ाएंगे, डीप प्लॉगिंग पढ़ाएंगे। तो 15 से ज्यादा है, 20-25 है तो उसको डीप कर देंगे, यानी एक अगर गहरी जुताई कर देंगे। और अगर 15 सेंटीमीटर से कम है तो उसको क्या कर देंगे? हल्की जुताई के नाम जानते हैं, सेलो प्लॉगिंग और डीप प्लॉगिंग के नाम से। लेकिन सामान्यतः आपको सीधा पूछा है कि मृदा में भू पृष्ठकरण कितने सेंटीमीटर में? 15 में। फसल उत्पादन कितने सेंटीमीटर में? 15 सेंटीमीटर में। याद रह जाएगा क्या? भले ही पौधों की जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती होगी, लेकिन सामान्य आपको इतना याद रखना, जब भी सीधा पूछ जाए कितने सेंटीमीटर में खेती की जाती है तो 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं जब तक आपको मृदा विज्ञान पढ़ाऊं, जब तक मैं नीचे की मृदा का नाम नहीं लूं और मैं कहूं मृदा, इसका मतलब कितने सेंटीमीटर मानना है अपने को? 15। मृदा शब्द का मतलब भी कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के नीचे मृदा में क्या है क्या नहीं, उसको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। 15 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, याद है कि नहीं है? अरे जानते नहीं जानते? इतना बड़ा होता है। लगभग मार्कर है, ये 15 सेंटीमीटर का होगा मेरे ख्याल से। आपने 15 सेंटीमीटर वाली स्केल देखिए, इससे नीचे की मृदा से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर नीचे की मृदा का अगर उपयोग करेंगे तो उसको अवमृदा या नीचे की परत के नाम से पुकारेंगे। मृदा का मतलब कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। याद रह जाएगी ये वाली बात। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो ये रट्टे मारने वाली चीज है, लेकिन अपन को कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टेयर के फ्यूरोसलाइस मृदा, फ्यूरोसलाइस का मतलब
15 सेंटीमीटर, यानी 1 हेक्टेयर की 15 सेंटीमीटर मृदा का जो वजन है वो कितना होता है। अब देखो अपन ये तो है नहीं, खेत में जाएंगे 15 सेंटीमीटर की मृदा को एकत्रित करके उसको तोल लेंगे क्या, नहीं तोलेंगे, मतलब रट्टे मारने वाली चीज है। कौन सी है, रट्टे मारने वाली चीज है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ 1 हेक्टेयर किसको कहा जाता है, 1 हेक्टेयर किसको कहेंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर को अपन लोग किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से। अगर कोई खेत 10,000 मीटर लंबा और 10,000 मीटर क्या हो चौड़ा, तो उसको क्या कह देंगे। अरे सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, गलत है तो सही, क्या सही बताओ देखिए। हाँ, कहने का मतलब अगर कोई खेत है 100 मीटर लंबा हो और 100 मीटर क्या हो चौड़ा हो, क्या किसानों के पास 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा खेत होता है क्या, नहीं होता। किसी के ज्यादा लंबा होता है, किसी की चौड़ाई क्या होती है ज्यादा। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल अगर कितना हो 10,000 मीटर स्क्वायर हो तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से। कहने का हम सिंपल तरीके से बात करें 100 गुना 100 लेते हैं, 100 को 100 से गुना करेंगे, 10,000 मीटर को मीटर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का हम 10,000 मीटर स्क्वायर को अपन किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर। और 1 एकड़ किसको कहा जाता है बताओ देखिए, किसको कहेंगे, मीटर स्क्वायर में बताओ, 4,047 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4,047 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में बात करें तो 62 पॉइंट कुछ आता है, तो लगभग मैं 63 मान लेता हूं। कोई खेत 63 मीटर लंबा हो और 63 मीटर क्या हो चौड़ा हो, तो उसको अपन किसके नाम जानते हैं, 1 एकड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, 1 एकड़ के नाम से। बताओ इसको 4,047 को 4,000 कर दूं क्या मैं, एक की बात आपके पास 4,047 रुपए, तो सीधा ये कर देंगे 4,000 रुपए। कितने रुपए भाई, 4,000 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 एकड़ हो जाएगा। फिर 4,000 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 एकड़ हो जाएगा। और आधा एकड़ का मतलब क्या हो जाएगा, 2,000 मीटर स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। और इधर जोड़ेंगे तो 1 और आधा कितना हो जाएगा बताओ देखिए, 2.5 एकड़। तो ये कहते हैं 2.5 एकड़ को किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से। याद रह जाएगा क्या, तो ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में अगर अपन बातचीत करें तो ये कह सकते हैं 1 एकड़ के अंदर, सॉरी 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है, 2.5 एकड़। कितना होता है, 2.5 एकड़ होता है। सिंपल शब्दों में बात करें 47 को छोड़ दिया था, एक्यूरेट बात करें तो 2.47 एकड़ है, उसको अपन लोग किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से। बाकी आप जानते होंगे कि पॉइंट के बाद में कोई भी अंक है अगर उसको उठाते हैं तो 5 से बड़ा है तो उठाते समय आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो उसको जोड़ेंगे नहीं। तो 5 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.5 जाएगा। तो लगभग 2.5 एकड़ को अपन किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर। उल्टा पूछ लिया जाए कि 1 एकड़ के अंदर कितने हेक्टेयर होते हैं, कितने हो जाएंगे, तो 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये कह सकते हैं 1 एकड़ का मतलब कितना हो जाएगा, 4,047। तो 4,047 में किसका भाग दे दो, 10,000 का। तो देखो यहाँ पॉइंट के जीरो लोगों को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं है। और भाग देते हैं जितने जीरो उतनी बार पॉइंट कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। इसका मतलब भी यहाँ पे हो जाएगा। तो 0.4047 हेक्टेयर को अपन किसके नाम जानते हैं, 1 एकड़ के नाम से। पॉइंट के बाद 2 संख्या रखते हैं तो 2 रख लो, 0.40, ये जीरो को मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0.4। क्या हो जाएगा, 0.4 हेक्टेयर है, इसको अपन लोग किसके नाम जानते हैं, 1 एकड़ के नाम से। तो देख ले 0.4 फिर 0.4 1 एकड़, फिर ये कर सकते हैं आधा एकड़ का मतलब क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो देखो इसका 0.4 1 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, 1 2 और आधा 2.5 एकड़। तो 2.5 एकड़ को किसके नाम जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट अगर दोस्तों सिंपल शब्दों में बात करें तो बीघा हर जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए बीघे के बारे में अपन बिल्कुल भी बातचीत है वो नहीं करेंगे। करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं हेक्टेयर क्या होता है, समझ में आ गया क्या। तो 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर लंबा और चौड़ा खेत है, उसके ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है, ये अपने को पूछ जाता है। और ये आगे अपने काम में भी आएगा, क्योंकि कई बार अपने को पीपीएम में दे दिया जाता है। किसमें दे दिया जाता है, पीपीएम में। ऐसे कहा जाता है कि मान लो 20 पीपीएम 50 पीपीएम, तो उसको पर हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां पे ये जो अंक लिखा रहा हूं वो अपने क्या आने वाले काम में आने वाले हैं, उनकी अपन आगे बातचीत करेंगे। तो ये अपन को याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। तो 1 हेक्टेयर के प्यूरोस्लाइस मृदा 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन होता है 2.25 गुना 10 की घात 6 किलोग्राम। याद रह जाएगा क्या। अब देखो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर की प्यूरोस्लाइस मृदा का वजन कितना होता है, तो वहां पे ऑप्शन कैसे मिलते हैं, 2.25 गुना 10 की घात 6,
2.25 गुना 10 की घात 8, 22.5 गुना 10 की घात 6 और 22.5 गुना 10 की घात 8। तो कुल मिलाकर भूल जाते हैं कि आखिरकार कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे अगर घात में याद रखोगे ना तो बार बार गलत हो जाएगा, बाकी मिलेगा आपको ऑप्शन इसी तरीके से। तो देख लेते हैं, क्योंकि सोल्व तो कर सकते हो ना आप लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो 2.25 गुना 10 की घात 6, 10 की घात 6 का एक का कितने जीरो लगाऊं मैं यहाँ पे 6 जीरो लगाऊं, कितने लगाऊं, इसका मतलब जीरो वाली संख्या से अगर अपन गुना करते हैं तो ये पॉइंट पीछे चल जाएगा, और अगर भाग देते हैं तो कहां जाएगा आगे। तो गुना कर रहे हैं कि भाग कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। यहाँ कितने जीरो लगाऊंगा, फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। कितने जीरो है 6, तो पॉइंट को 6 बार कहां ले आएंगे, इस साइड में ले आऊंगा 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब देखो 4 तो जीरो आगे और 25 और 1 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास 2 2 5 और 1 4 जीरो। बताओ संख्या कितनी बन गई 22,50,000। कितना हो गया 22,50,000। कैसे भी घात दे आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर की 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है 22,50,000। अब एक घात में जैसी भी दे आपको सोल्व कर लेना है, क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी दे दे 0.225 गुना 10 की घात 7, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। गुणा करके देखिए जितनी बार ये आपकी घात लगी उतनी बार पॉइंट को कहां ले जाएंगे पीछे, और मेरे ख्याल से पीछे ले जाएंगे। तो 22,50,000 आप लोगों को पढ़ना आता है कि नहीं आता। अरे ये कितना लिखा है, पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे। अब देखो अगर आपको गणित आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो बताओ मैं आप लोगों को गणित सिखा सकता हूँ क्या, नहीं सिखा सकता। इसका मतलब आपको खुद को गणित सीखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है, ऐसा आपको पूछ लिया जाता है। तो 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर का कितना है 22,50,000। तो एक का निकालना है, आपको कहा जाए 15 लोग है 15,000 रुपए, तो एक के पास कितने हो जाएंगे 1,000 रुपए हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 15,000 है 15 का भाग देंगे तो एक का जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसी तरीके से 15 का अगर 22,50,000 है, इसमें 15 का भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर का जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसके अंदर 15 का भाग देंगे तो दोस्तों वहां पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1,50,000। कितनी आएगी 1,50,000 किलोग्राम आएगी। आपको पूछा है कि 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है 1,50,000। 1 हेक्टेयर की 2 सेंटीमीटर मृदा का वजन है 3 लाख, 3 सेंटीमीटर का 4.5 लाख और 4 सेंटीमीटर का 6 लाख। बता देंगे कि नहीं बता देंगे। और अगर इसी को अगर 1,50,000 को 15 से गुणा करेंगे तो मान कितना जाएगा 22,50,000। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब आगे अपन बातचीत कर लेते हैं। जब ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का वजन पूछा जाता है ना तो किलोग्राम में नहीं पूछता। किसमें नहीं पूछता, किलोग्राम। ये पूछता है टन के अंदर। किसमें पूछता है, टन में। और मुझे ये बताओ कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 होते हैं कि 100 होते हैं। देखो भाई साहब कह रहे हैं 100 होते हैं। कितने होते हैं 100 होते हैं। अरे 100 नहीं होते, 100 किलोग्राम को तो क्या कहते हैं 1 क्विंटल कहते हैं। क्या कहते हैं क्विंटल। जानता कि नहीं जानता, गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो छोटी छोटी गलतियां मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ क्या, फिर भी मैंने मैथमेटिक्स पूरी बताने की कोशिश करिए। 1 मिलीमीटर तक को बताया मैंने। 1 किलोग्राम ग्राम कितने होते हैं पढ़ाया था ना मैंने 1000, और 1 ग्राम मिलीग्राम कितने होते हैं 1000। इसका 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 10 लाख होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है जो अपने आगे काम में आएंगे कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये वैसे टन भी 2 प्रकार का होता है ना, ठीक है। एक तो होता है TON, इसमें तो होता है 907 किलोग्राम होता है। एक होता है TONNE जिसके अंदर कितना होता है 1000 किलोग्राम होता है। इसको अपन यूएस टन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं यूएस टन के नाम से। और इंडिया में कौन सा टन फॉलो किया जाता है यूएस टन, यूनाइटेड स्टेट्स वाला किया जाता है। अमेरिका को इंडिया फॉलो करता है। और ये कर सकते हैं अगर अमेरिका वाले के अकॉर्डिंग देखें तो 1 टन के अंदर कितने किलोग्राम हो जाएंगे 1000 किलोग्राम। तो जब भी आपको कहा जाए 1 टन, लिखा रहे हिंदी में 1 टन, तो अपने कौन सा मानना है 1000 किलो 1 टन होता है। आपको आगे जो उत्पादन अपन लोग अपन में तो क्या पढ़ाऊंगा एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर वाले सर सब्जियों के अंदर फलों में पढ़ाएंगे आम का उत्पादन कितना है, केले का उत्पादन कितना है, वो पढ़ाएंगे इतने मेट्रिक टन। तो मुझे बताओ टन और मेट्रिक टन में क्या अंतर होता है। अरे टन और मेट्रिक टन अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं। अरे अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग बता दो नहीं तो पूछ लूंगा मैं कितने होते हैं। बताओ कितने का फर्क होता है। ये देख के आना कल मुझे बताना कि टन और, क्योंकि अपन जब भी उत्पादन पढ़ते हैं ना उत्पादन के आगे मेट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई 150 मेट्रिक टन, 500 मेट्रिक टन, 5000 मेट्रिक टन। तो टन और मेट्रिक टन में क्या अंतर होता है देख के आना एक बार आप,
क्योंकि ये शब्द है, ये छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन एग्जाम के अंदर के बाद टन दे दिया, अपन ने उत्पादन याद करके मेट्रिक टन में वहां लिख दिया टन, क्या लिख दिया, टन लिख दिए। बाकी दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल और कंफ्यूज करने के लिए उत्पादन को हमेशा किसमें लिखा जाता है, मेट्रिक टन के। तो टन और मेट्रिक टन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख के आइएगा कल होता है, क्या पता मैं सर गलत बता रहे हो, पर मैं जानबूझ के आपको गलत बता रहा कि नहीं बता रहा, कि भाई साहब सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, क्या पता सर, मुझे खुद को ही नहीं पता। मतलब इसका मतलब 1 किलोग्राम, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो इस किलोग्राम में 1000 का भाग दे दूंगा, टन में बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, बताओ कितना टन हो जाएगा, 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 150 टन। कितना हो जाएगा, आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर की एक हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन क्या हो जाएगा 150। तो सेंटीमीटर में पूछ जाता है टन में, और जब आपके फ्यूरोस्लैश का वेट पूछ जाता है तो ये आपके 10 की घात में पूछ जाएगा। तो याद आपको क्या कर लेना है, रख लेना है। देखो अभी तक मैंने आज की क्लास में से ये वाला डाटा बताया ना, ये सीधे सीधे रट्टे मारने वाली चीजें, लेकिन फिर भी आपको गलत नहीं हो, आपको आते हुए भी एक बार रट्टे मार लिए फिर भी गलत नहीं हो, तो इसके बारे में मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है। सर मेट्रिक का मतलब मिलियन होता है भाई साहब, जब एम का मतलब जरूर होता है कि मिलियन होता है, एम एच, मेट्रिक तो खुद ही शब्द है, ठीक है, लेकिन ये आकाशदीप जी कह रहे हैं सर मेट्रिक का मतलब मिलियन होता है, मतलब फिर तो हम लोग हॉर्टिकल्चर वाले सर उनको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो 15 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, फ्यूरोस्लैश का मतलब 15 सेंटीमीटर ही होता है। अभिषेक जी TAN को टन नहीं कहते हैं ना, TON होता है ना। चलो सर 1 हेक्टेयर 1 सेंटीमीटर का भी घात में बताओ, घात में कर लो क्या दिक्कत है, इसको घात में करना है जैसे 1.5 कर दूं तो देखो 1 2 3 4 5 गुणा 10 की घात क्या कर दो 5 कर दो, 15 गुणा 10 की घात 4 कर दो, 150 गुणा 10 की घात 3, यानी जीरो तो लगाने, जितनी घात में जीरो लगा दो, ठीक है। अब अगर करनी है 0.15 गुणा 10 की घात, कितना दिखाना सीख गणित थोड़ी सिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, सिखा सकता हूँ क्या, नहीं सिखा देता भाई। ये घात नहीं आ रही, आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जितनी घात हो उतनी क्या लगा देना, जीरो लगा देना है, उतनी बार पॉइंट को कम कर देना है, आगे जीरो वाली संख्या से भाग देना, कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। सोशल साइंस में आने वाले पता लग रहा है ना कि कम से कम मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। हाँ आपने पढ़ी नहीं, अब पढ़ लेनी है अपन को, है ना। वैसे हम लोग तो आपको सिखा नहीं सकते, आप ट्यूशन जा नहीं सकते, इतने बड़े बच्चे हो गए कि किसी मैडमों पास सर के पास जाकर सर मैडम मुझे ट्यूशन करा दो, भाग देना सिखा दो, एक आपकी अलग बात है, मन हो तो आप जरूर जा सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो आज के यूट्यूब है, वैसे तो बढ़िया बात है, यूट्यूब पे देखिएगा गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। चल एक बार लिख लेते हैं फिर अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक। ये मुझे बेस थर्ड वाले बताएंगे आपको मर्दा प्रोफाइल पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा। मर्दा परिच्छेदिका, निदान संस्तर, आनुवांशिक संस्तर पढ़ा दिया सर ने, नहीं पढ़ा। अगला टॉपिक संस्तर पढ़ेंगे। तो कल अपन ने लिखा था उसके आगे लिख लीजिएगा, सतह मर्दा की साइड में लिखिएगा एरो करके। देखो जो नया है ना वो 2 मिनट रुक जाएंगे, 2 मिनट बाद में लिखेंगे ना, लिखिएगा सतह मर्दा में लिखिएगा, सतह मर्दा में ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, सतह मर्दा में ऑक्सीजन, इसमें क्या लिख देनी है ज्यादा, इसमें क्या हो जाएगी कम, CO2 इसमें क्या हो जाएगी कम, इसमें क्या हो जाएगी ज्यादा, दोनों में तुलना कर रहे हैं, CO2 इसमें ज्यादा होती है जबकि ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होती है। और ये 2 पॉइंट लिखने बाद थर्ड एरो करके लिखिएगा आप लोग, जो नया है वो 2-3 पॉइंट के लिए रुक जाएंगे फिर आगे लिखेंगे, है ना। चल लिखो, देखिए सर बीघा और किला में क्या, देखो ये गंगानगर हनुमानगढ़ वगैरह नहीं, इधर बीघा बीघा नहीं करते, किला करते हैं। वैसे कहते हैं हमारे 2 किला जमीन है, हमारे 5 किला जमीन है, 10 किला जमीन, हमारे 10 किला जमीन का मतलब होता है थोड़ी सी मिट्टी है इतनी होगी, मतलब पहले हम भी नहीं जानते करे कि कितनी जमीन है, कि सर हमारे 10 किला जमीन है। अब किला और बीघा में क्या होते हैं, लोकल वर्ड है ना, पुराने समय के, मुझे खुद को नहीं पता कि एक किला और एक बीघा क्या, बीघा तो जानता हूँ, किला नहीं जानता। मतलब 1 हेक्टेयर में कितना किला होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले बताओ, देखिए 1 हेक्टेयर में कितने किला जमीन होती है, क्योंकि वहां पे बीघा शब्द उपयोग नहीं करते ना। कौन कौन है गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के, बीकानेर साइड के, आपके किला ही बोलते हैं ना जमीन को, देखो किला बोलते हैं। लेकिन पता है 1 हेक्टेयर में कितने किला होते हैं, 24-25। तो देखो 24-25 किला को किसके नाम से जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से। एक है ना हमारे 25 किला जमीन है, तो इसका मतलब 1 हेक्टेयर कितनी है, आपकी 4 बीघा जमीन और इसकी 25 किला जमीन क्या है, बराबर है।
तो इनके नंबर थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब है ना, कि हमारे 200 किला जमीन है, हमारे 250 किला जमीन है, इसका हम ज्यादा कुछ नहीं है। उनके 250 किला का मतलब 10 हेक्टेयर जमीन है, आपकी अगर 40 बीघा और इनके 250 किला बराबर होते हैं, मतलब है ना। मुझे खुद को नहीं बताया, बता रहे हैं तब कह रहा हूँ 24-25 होता है ना, ठीक है। बीघा बड़ा होता है ना, किला छोटा होता है। किला बड़ा होता है तो 2-3 ही होने चाहिए, खुद को नहीं होता। पापा बोलते हैं, पप्पा बोलते हैं, अच्छा मप्पा बोलते हैं, इनके किला मप्पा, ये मप्पा मरबा बोलते हैं, इनके बोलते हैं मरबा। 1 मरबा जमीन है, 2 मरबा जमीन है। देखो नई नई शब्द हर जगह अलग अलग यूज करते हैं, भाषा अलग, ये लिख लिया दोनों अलग अलग, लोकल भाषा में अलग अलग। पहले से कहते थे 1 कोस जाना है, 2 कोस जाना, आजकल जानते हैं क्या, 2 पाउंडे, 5 पाउंडे। अपना गांव कितना है, 500 पाउंडे दूर है, तो कहने तो पुराने समय में जरीफ वगैरह नहीं हुआ करती, सीधे भाई पाउंडे चलिए, 1 पाउंडा, 2 पाउंडे, 3 पाउंडे, 1000 पाउंडे, 2000 पाउंडे, 1 कोस और 2 कोस चलते थे पुराने समय के। आगे बात करेंगे अपने काम पड़ेगी तब, है ना। आगे लिखिएगा नेक्स्ट इसके अंदर, इससे इसमें लिखिएगा सतह मर्दा में, इसे ऑक्सीकृत क्षेत्र, ऑक्सीडाइज जोन, इसे सतह मर्दा में लिखिएगा, इसे ऑक्सीकृत क्षेत्र, ऑक्सीडाइज जोन भी कहते हैं। इसे ऑक्सीकृत क्षेत्र, ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं। अवमर्दा में लिखिएगा, इसे अपचित क्षेत्र, रिड्यूस जोन कहते हैं, रिड्यूस जोन कहते हैं। इसे रिड्यूस जोन कहते हैं। अब चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सारे लिखेंगे नोट करके। नोट का मतलब क्या होता है, अति महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु, है ना। लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, एनओटी नोट में लिखिएगा, मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ, मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ, मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ एक मरबा में 24 किला होते हैं और 25 बीघा होता है। तो इतना पता नहीं है मुझे, है ना, वो नहीं लिखना, चलो लिखेगा नहीं। मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, मृदा की गहराई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, जबकि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट एरो करके लिखिएगा नीला से, वायुमंडल व मृदा के बीच, वायुमंडल व मृदा के बीच, वायुमंडल व मृदा के बीच गैसों का आदान प्रदान, वायुमंडल व मृदा के बीच गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः, आदान प्रदान मुख्यतः विसरण, आदान प्रदान मुख्यतः विसरण, विसरण अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, जैसे अगर मैं यहाँ अगरबत्ती जलाऊंगा तो धुएं यहां से कहां जाएगी, पीछे की ओर जाए, इसको तो विसरण। विसरण ब्रैकेट में डिफ्यूजन विधि द्वारा, आदान प्रदान मुख्यतः विसरण विधि द्वारा, वापस ब्रैकेट में लिखिएगा 90% से अधिक, आदान प्रदान मुख्यतः विसरण विधि द्वारा, ब्रैकेट में लिखिएगा 90% से अधिक। मृदा और वायुमंडल 90% ज्यादा किससे ना, आदान प्रदान विसरण द्वारा ना, 90% से अधिक, तथा तथा शेष, तथा शेष सहती प्रवाह, तथा शेष सहती प्रवाह अंग्रेजी के अंदर कहते हैं मास फ्लो, तथा शेष सहती प्रवाह मास फ्लो विधि द्वारा होता है।
शेष का 10% से कम है ना। संहति प्रवाह मास फ्लो का मतलब क्या होता है, जिस तरफ भीड़ जा रही है उसी तरफ भी चल पड़ना क्या कहलाता है, मास फ्लो कहलाता है ना। तथा शेष मास फ्लो विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। लिख लिया, नोट में नेक्स्ट एरो करके लिखिएगा, नेक्स्ट एरो करके ये लिख लीजिएगा प्रोस्लाइस, हिंदी में प्रोस्लाइस मृदा खांच, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खेत की ऊपरी 15 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा बना रहा हूं, आपको लक्ष्मण रेखा के नीचे नहीं जाना है, इतना लिखो एक बार। मृदा खांच ऊपरी 15 सेंटीमीटर, मृदा को किसके नाम जानते हैं अपन लोग, मृदा खांच के नाम से जानते हैं ना। पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। फुल नहीं आना बेटा, फुल तो आना ही नहीं चाहिए ना, थोड़ा बहुत आना चाहिए, इतना आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन लग गया है ना मेरे को पूरा समझ में आ रहा है, उस दिन आप सोचते हैं किताब उठाना बंद कर दो, घर जाके पढ़ना बंद कर दोगे, मतलब है ना। पढ़ोगे नहीं तो कितनी आसान हो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना। तो घर पे जाके अपने स्तर पे भी तैयारी किया करो ना। ये लिख लिया यहाँ तक। ये लिखने के बाद में लिखिएगा, ये वाला लाइन लिखने बाद अगला तीर चला के लिखिएगा आपको। हाँ हम रुक गए, ये लिखो, लिखिएगा 1 हेक्टेयर की मृदा खांच, मृदा खांच प्रोस्लाइसिस की बात है। 1 हेक्टेयर की मृदा खांच का वजन, 1 हेक्टेयर की मृदा खांच का वजन 2.25 गुना 10⁻6 किलोग्राम, 2.25 गुना 10⁻6 किलोग्राम। ब्रैकेट में लिखिएगा 22,50,000 किलोग्राम, ब्रैकेट में लिखिएगा 22,50,000 किलोग्राम। 2.25 गुना 10⁻6 किलोग्राम, ब्रैकेट में 22,50,000 किलोग्राम होता है, होता है। नेक्स्ट एरो करके लिखिएगा आप लोग, 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन, 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन, 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन, एरो करके लिखिएगा 1,50,000 किलोग्राम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 150 टन, ब्रैकेट में लिखिएगा 150 टन, 1,50,000 किलोग्राम या 150 टन। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। और इसके आगे लिखिएगा नेक्स्ट, ये लिखना चाहो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को आप लोग जब डब्ल्यू में सिलेक्शन हो जाएगा तो, और नहीं होगा तो भी सोशल साइंस पढ़ाओगे तो कई बार टाबर पूछ लेते हैं। मान लो हमारी कोई क्लास ले ली तो पूछेंगे फिर वो, प्रोफेसर वो टन 2 प्रकार का होता है, वो एक 907 वाला होता है, उसको क्या कहते हैं बताओ। तो ये आपके पढ़ाओगे ना, तो बच्चे आपको क्वेश्चन पूछ ले, तब आपके काम में आएगा ये ना। तो आपकी कॉपी के ऊपर लिख लो, या नोट में चल रहा है तो नोट में लिख लो ये वाली बात, क्योंकि टाबर ऐसे क्वेश्चन पूछना ज्यादा प्रीफर करते हैं कि जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, कि मास्टर को पूछ लेते हैं, देखते हैं मास्टर को आता कि नहीं आता। ये लिख लिया यहाँ तक। ये लिखने के बाद में ये लिखना थोड़ी चाहोगे, लिखना लिखा हुआ होगा ना आप लोगों के, हाँ लिखना चाहो तो लिख लो, कोई नहीं ना। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ये, क्योंकि जैसे अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर कराया था ना जॉब नियर वाली यूनिवर्सिटी ने, उसने पूछा था ये वाला है ना, ये वाला 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं। आप लोग भी कल को सुपरवाइजर का पेपर देंगे कि नहीं देंगे, तो सुपरवाइजर के पेपर में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदिका वाला। कौन सा पढ़ेंगे, मृदा परिच्छेदिका वाला। बहुत कुछ आपने पढ़ लिया होगा मृदा परिच्छेदिका में, बहुत कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, बातचीत है वो करने वाले हैं। थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कल पढ़ेंगे, मृदा परिच्छेदिका के बारे में थोड़ा बहुत परसों पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग इसको नोट कीजिएगा। ये लिखने के बाद में मृदा परिच्छेदिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। जिस प्रकार आपकी भी इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल होती है कि नहीं होती, उसी तरीके से मृदा की भी क्या होती है, प्रोफाइल होती है। ठीक है, प्रोफाइल का अलग अलग रंग रूप पाए जाते हैं मिट्टी के, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर दोस्तों अगर अपन मृदा परिच्छेदिका के बारे में बातचीत करें, मृदा प्रोफाइल के बारे में बातचीत करें, तो उसके बारे में देखो थोड़ा बहुत अपन समझेंगे,
और यहाँ से आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और सामान्यतः जो अपन मृदा परिच्छेदिका पढ़ते हैं ना, उसमें से आजकल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। तो किस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं उनके बारे में भी अपन साथ साथ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अपने तो वही बेसिक से चलेंगे और बेसिक से फिर हाई लेवल तक चलेंगे। किस तरीके के आजकल प्री पीजी में क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके के आगे पूछे जाएंगे उनके बारे में बातचीत करेंगे। देखो इसको अंग्रेजी में सोइल प्रोफाइल कहते हैं, और आप लोग जानते हैं आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, वो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज आने लग गई। तो इंग्लिश के अंदर क्या है, इसमें क्या कह देंगे, मृदा प्रोफाइल। क्या कह देते हैं, तो मृदा प्रोफाइल और मृदा परिच्छेदिका दोनों एक ही बात है। अब आपने देखा होगा कई बार अपन बोरवेल करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, खाड्डे खोदते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि खाड्डे खोदते हैं, तब अगर गड्ढे से मिट्टी बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि बाहर की मिट्टी तो कुछ अलग ही रंग की है और जो अंदर से मिट्टी निकाल रहे हैं उसका रंग कुछ अलग ही है। इसका मतलब अलग क्यों है, क्योंकि अगर दोस्तों अगर अपन मिट्टी के अंदर अगर अपन बातचीत करें, सामान्यतः अगर अपन इस पृथ्वी के बारे में बातचीत करें, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि अपने इस पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर क्या पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, पहाड़ी पहाड़ पाए जाते हैं पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी जो ऊपरी सतह है, इस सतह का जो रंग है वो अलग अलग प्रकार का होता है। क्या होता है भाई, जैसे मान लो ये आपकी येलो कलर की परत हो गई, ये यहाँ पे ये कह सकते हैं अपने ब्लू कलर की हो गई, ये ऊपर की परत है उसका रंग हो सकता है रेड हो जाए। तो ये अलग अलग रंगों की क्या पाई जाती है, परतें हैं, ये अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इन परतों को ये अपन किसके नाम जानते हैं, अलग अलग नाम से। जैसे मान लो कभी अगर यहाँ पे अगर अपन बोरवेल करें, क्या करें भाई, बोरवेल करेंगे, तो बोरवेल करेंगे, देखो इस मिट्टी का यहाँ से निकालेंगे तो इस परत का रंग वैसी मिट्टी निकलेगी, यहाँ से निकालेंगे तब आपके रेड कलर की, यहाँ से निकालेंगे तब ब्लू कलर की निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो मिट्टी के अंदर जब अपन गड्ढे खोदते हैं तो मिट्टी में अलग अलग रंगों की क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है। अगर दोस्तों बात करें, देखो यहाँ पे अपन क्या करें, इनको परत कह रहे हैं, क्या करें भाई, देखो ये भी परत है, ये भी परत है, ये भी परत है और ये भी परत है। लेकिन यहाँ पे परत का अपन एक पर्यायवाची यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची का जैसे जल और पानी एक ही अलग अलग है, एक ही होता है ना, तो उसी प्रकार से परत का एक पर्यायवाची होता है जिसको अपन कहते हैं संस्तर। क्या कहते हैं, संस्तर। इसका मतलब जब भी मैं नाम लूं ना संस्तर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हैं, परत की बात कर रहे हैं। और इस परत को अपन अंग्रेजी के अंदर किसके नाम जानते हैं, होराइजन के नाम से, होराइजन के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगा क्या, तो ये देखो ये भी संस्तर है, ये भी संस्तर है, ये भी संस्तर और ये भी संस्तर है। तो कुल मिला के बहुत सारे संस्तर है। इन सभी संस्तरों को एक साथ अपन लोग किसके नाम जानते हैं, मृदा परिच्छेदिका के नाम जानते हैं। अब अपने को कई बार आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि मृदा परिच्छेदिका का मुख्यतः वर्णन किसके आधार पर किया जाता है, रंग के आधार पे, कणाकार के आधार पे, संरचना के आधार पे, उपरोक्त सभी के आधार पे। तो देखो जो आपका मृदा परिच्छेदिका का जो मुख्य वर्गीकरण किया गया ना, वो रंग के आधार पे किया गया। किसके आधार पे, रंग की बात कर रहे हैं ना अपन। तो जब भी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा इसका रंग अलग, इसका रंग अलग, इसका रंग अलग। तो मुख्य रूप से जो मृदा परिच्छेदिका का वर्गीकरण किया गया किसके आधार पे, रंग के आधार पे। और रंग के बाद में कणाकार के आधार पे। किसके आधार पे, देखो यहाँ पे छोटे कण होंगे, फिर यहाँ पे और बड़े होंगे, यहाँ पे भाटे पाए जाएंगे और यहाँ पे क्या जाएगा, पहाड़ आ जाएगा। क्या जाएगा, और एक तो कणों के आकार के आधार पे और एक किसके आधार पे किया गया, रंग के आधार पे। दोनों में से एक ऑप्शन मिले तो रंग करके आने, और दोनों हो तो कणाकार व मृदा रंग के आधार पे। याद कर लेंगे, निकल लेंगे। तो अब देखो एक तो होता है ये वाली लाइन, ये लाइन अपने आगे काम में आएगी। एक आडी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है। आडी वाली लाइन को किसके नाम जानते हैं, क्षैतिज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, क्षैतिज के नाम जानते हैं। वैसे क्षैतिज को ही अंग्रेजी के अंदर वैसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल से कौन सा शब्द बना है, देखो हॉरिजॉन्टल। ये देखो हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, क्षैतिज। इसलिए ये हॉरिजॉन शब्द है, ये किससे लिया गया है, और क्षैतिज से लिया गया। किससे लिया गया है, क्षैतिज। यानी मृदा में जो क्षैतिज परतें पाई जाती है उसी को अपन हॉरिजॉन, उसी को संस्तर के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा क्या, ठीक है। और ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको अपन किसके नाम जानते हैं, ऊर्ध्वाधर नाम के नाम जानते हैं, वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ खेत के अंदर अपन, ये अपना खेत है या मिट्टी की बात करें तो इसकी बात करें, ये जो कट लगा रहे हैं मिट्टी में, ये बताओ ऊर्ध्वाधर लगा रहे हैं क्षैतिज लगा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर। तो खेत के अंदर ऊर्ध्वाधर कट लगाने पर दिखाई देने वाली विभिन्न परतों को एक साथ किसके नाम से, मृदा परिच्छेदिका के नाम से। और मृदा परिच्छेदिका में पाई जाने वाली परतें जो गुणों में एक दूसरे से, भाई रंग अलग अलग है तो गुण भी क्या होंगे, अलग अलग। गुणों में एक दूसरे से अलग अलग हो क्या कहलाएगा, संस्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संस्तर। अब ये जो अलग अलग रंगों की परतें पाई जाती है ना,
उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक तो निर्माण के आधार पे, किसके आधार पे? निर्माण। एक तो जेनेटिक्स के आधार पे, यानी आनुवांशिक के आधार पे। किसके आधार पे? आनुवांशिक। और उनको अपन किसके नाम जानते हैं? आनुवांशिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आनुवांशिक। और एक दिखने के आधार पे, दिखने को कहते हैं डायग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक, जिनको हिंदी में कहते हैं निदान शास्त्र। क्या कहते हैं? निदान शास्त्र। तो दोस्तों अपन आगे बात करने वाले हैं, तो आनुवांशिक शास्त्र की बात करेंगे और एक किसकी बात करेंगे? निदान शास्त्र। ये अपन लोग पढ़ते हैं 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं। आजकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं निदान शास्त्र से। किससे पूछ जाते हैं? निदान। आपने प्रीपीजी का क्वेश्चन पेपर दिया था, आपने देखा होगा। ये निदान शास्त्र है, जिनको अपन एंडोपेडोन और एपिपेडोन के नाम से जानते हैं, ये पूछ जाते हैं। कई बार अपन मिट्टी में गड्ढे खोदते हैं, क्योंकि अपन नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? ओ ए बी सी आर काम कर सकता नहीं आगे, मतलब तीन चार परतें होनी चाहिए ना। कई बार मिट्टी में गड्ढे खोदते हैं तो उनको अलग अलग रंगों की बहुत सारी परतें देखने को मिलती है। इतना सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें 8-10 परतें अपन को देखने को मिल जाती है। तो ये जो दिखने वाली परतें हैं, उनको अपन किसके नाम जानते हैं? निदान शास्त्र के नाम जानते हैं। तो इनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? बातचीत है वो करने वाले हैं। क्लास 50 टके 40 टके 50 टके 40 टके, ठीक है। जो कल की क्लास में इनके बारे में अपन क्या करने वाले, एक एक करके बातचीत तो वो करने वाले हैं। ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन हो डाउट तो एक बार पूछ लेंगे। गुरुजी टेस्ट कब होगा? संडे को होगा बेटा आपका टेस्ट ना। सर जी आप भी डब्ल्यू का? नहीं बेटा मैं डब्ल्यू नहीं हूँ। मतलब सर आपने बोला तीर चला के लिखो, तो मेरे दोस्त को उल्टा तीर लेने की आदत है। बेटा दोस्त को तो उल्टा तीर लेने की आदत है, तो सीधा तीर लेना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब है ना, कि गलत जगह नहीं चला जाए, मतलब है ना, ऐसे उड़ते तीर नहीं लेते बेटा, है ना। चल क्या नाम है भाई साहब का? आकाशदीप सिद्धू जी। चल सर पत्थर में ऑक्सीजन कहां से? बेटा मैं ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा, ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा हूं। देखो मृदा में सबसे ज्यादा सिलिका पाया है SiO2, है ना। ये देखो इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई कि नहीं आ गई? ये सबसे ज्यादा पाया। इसके अंदर इस पर पाया है KAlSi3O8। कई बार आपको मिट्टी को उठा के देखना, कई बार बुरी मिट्टी में जाते हैं, जैसलमेर घूमने जाने में यहाँ की मिट्टी में पाया है। जैसलमेर की मिट्टी देखना, अपने चीनी के दाने होते हैं ना, वैसे पारदर्शी भाटे पाए जाते हैं कांच जैसे, और वही क्या कहलाता है? SiO2। मैं ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहा, तत्व की बात कर रहा हूँ ना। गैस तो O2 को कहते हैं। ये क्या है? ये तत्व है ना। तत्व आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। चल सर 15 सेंटीमीटर को पेडोन नहीं बेटा, पेडोन नहीं बोल सकते। पेडोन मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को कि मर्दा कम से कम आयतन, जिसको मर्दा कह सकते हैं, क्या कहलाता है? कितने संयुक्त होने चाहिए? 3। कौन कौन से? A, B और C। याद रह जाएगा क्या? सर जी सरफेस सोइल क्या होती है? बेटा देख रामायण खत्म होगी तो पूछ रहा है राम क्या होता है, मतलब सरफेस सोइल। सत्य मर्दा को सरफेस सोइल कहते हैं। ऊपरी 15 सेंटीमीटर मर्दा को किसके नाम जानते हैं? सरफेस सोइल के नाम से जानते हैं। ये ऑनलाइन वालों की तरफ देखो, मेरी क्लास में नहीं, बाकी को टीचर है ना उनको बता कर, ऑनलाइन वालों से को मतलब नहीं, पढ़ने के लिए नहीं आते। ये आधे घंटे चाय पीते मेरे एकदम से आते हैं, पता मिनिस्ट्री क्लास चल रही है, सर से पूछ लेते हैं, सर ये सरफेस मर्दा क्या? आप लिख रहे हो? सर मर्दा परिचिति का क्या है? अभी मैंने मर्दा परिचय पढ़ा दिया, कल आती तो बताऊंगा, लिखवा भी दूंगा, कल लास्ट में जाते फिर भी आएगा, सर मर्दा परिचिति का क्या होती है? आपने पढ़ाया नहीं। सर अनुवांशिक शास्त्र क्या होता है? तो इनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ये अपना टाइम बर्बाद करने के अलावा कोई लेना देना नहीं है। आपको इन लोगों से किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है? ऑनलाइन वालों से 1% स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं। केवल कितने होते हैं? 1%। बाकी तो घर वालों को पागल बनाते हैं, हम की लाइब्रेरी जा रहे हैं, ठीक है, वहां पढ़ेंगे, घर वालों ने मोबाइल दिला दिया, बढ़िया रिचार्ज करवा दिया, अब आराम से लाइब्रेरी जाएंगे और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे। घर से बाहर आने का बढ़िया मौका मिल गया, अब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्लास ले रहे कि नहीं ले रहे। ऑफलाइन में नहीं आओ तो घर वालों के पास फोन कर देते कि नहीं कर देते, ये कि आपका बच्चा बहुत दिन आया नहीं है, ऑनलाइन में क्लास लो नहीं लो पता चलता है क्या? नहीं करते आपके घर, यहाँ पे करवाएंगे कौन? जेट वालों के, लोंगेर वालों के, बारी वालों के एक दिन ही बच्चा एब्सेंट रह जाता है ना, तो दिन में 2 बार अटेंडेंस लगती है। ये आपकी यहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होती, वो फेस वाले चेहरा देख देख वो फोटो खींच जाती है। बंद कर दिया? अच्छा आप लोगों ने बंद कर दिया, उनको पता है कि पढ़ने वाले तो वैसे भी नहीं हो, जबरदस्त थोड़ी बुला सकते हैं। बंद रहते हैं अभी तो आपके लिए बंद कर देते हैं, डब्ल्यू वालों को मतलब नहीं है, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अब आप खुद बच्चों को समझाते होंगे, पूछते होंगे कि मैं काय करूं भैया, 12वीं पास कर ली, समझाते होंगे ना, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, हमने देख बीएससी कर ली, कुछ पढ़ लिया क्या? कुछ नहीं करना, आराम से मुझे को जीवन के अंदर, है ना। सर ऐसा ही बेटा है ना, ऑनलाइन वाले भी बीच बीच में आते हैं, क्या करते हैं
ठीक है सर, सिलेक्शन ऑनलाइन का बता दूं, धंधा कर से ना ऑनलाइन योजना से ऊपर बस